तो चलिए इसी पर चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे साथ दो गेस्ट, उनका परिचय करा देते हैं और एक संवाददाता जुड़ी हुई हैं पूजा शर्मा। दो गेस्ट हैं, बीजेपी से रत्नाकर सिंह और कांग्रेस से विजय कौशिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सहारा समय में। पहले आप दोनों के पास आएंगे और एक ही प्रतिक्रिया जानेंगे, एक ही सवाल, दोनों अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा एक एक करके। क्या लगता है 2019 में वोटर टर्नआउट नहीं आया, इसलिए क्या असल मुद्दों से भटक कर ये मुद्दे अहम रख दिए गए, धार्मिक मुद्दे? पहले रत्नाकर सिंह आप जवाब दें। जी अनुभवा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वह देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, देश को विकसित भारत बनाने की अपने संकल्पना की बात करती है। 10 साल में हमने सर्वांगीण और समावेशी जो विकास किया है उसकी बात करती है। अगले 25 साल में जो हमने विकसित भारत के लिए रोड मैप है उसकी बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, जाति पात की बात करती है, धर्म की बात करती है, धर्म आधारित रिजर्वेशन देने की कवायद करती है, जातीय जनगणना पीडीए की बात करते हैं समाजवादी के एनडी गठबंधन के लोग, और देश की जनता से उनके जो इकट्ठा किए हुए पीढ़ियों से इकट्ठा किए हुए धन को छीनने की बात करती है, और टैक्स लगा करके लोगों के पैसे जो है छीनने की मंशा इनकी जो है सैम पित्रोदा की उसकी बात करती है। तो ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में काम करती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है। जी विजय जी, आपसे जानेंगे, क्या हार का डर फिर से सता रहा है? पहले फेज में जो कम प्रतिशत में मतदान हुआ था तो मोड़ ले लिया है धार्मिक राजनीति का, असल मुद्दों से भटक गई है क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस तो अपने सही मुद्दों पर है, जनता से जुड़ी हुई। अगर कोई भटका है इस देश में तो माननीय मोदी जी भटके हैं, भारतीय जनता पार्टी भटकी है। जिन लोगों की 10 साल से इस देश में सरकार है वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे, वो डरा रहे हैं कांग्रेस के नाम पर कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन जाएंगे, हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी। और तो और मोदी जी झूठ पर झूठ बोलते हुए इतना उनका स्तर गिर चुका है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पहली बात तो ये कि कभी भी मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने अल्पसंख्यकों के संदर्भ में बयान दिया था। ठीक है, तो आपके अनुसार अल्पसंख्यक में कौन से लोग आते हैं, मतलब ये भी जानेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी का कहना है कि हमने तो आंसर दिया, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें माइनॉरिटी की बात की गई, तो माइनॉरिटी में कौन है? केवल असल मुद्दों में केवल माइनॉरिटी की ही बात क्यों की जा रही है? देश में और भी जातियां धर्म हैं, सबको एक साथ लेकर क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए हमेशा से ये कहा जाता है कि देश में सभी लोग एक हैं, इसीलिए नारा दिया जाता है भारत देश जो है एकता का देश है, और इसी में आप लोग दोनों जन अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, दोनों दल की बात की जा रही है। विजय जी, देखिए हम तो बड़े स्पष्ट तौर पर विकास की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात लेकिन कहां विकास की बात? नहीं, माफ करिएगा, कहां विकास की बात की? फर्स्ट फेज के बाद यही राग अलापा जा रहा है, सिर्फ धार्मिक मुद्दा देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले उदासीन चुनाव देखने को मिला था फर्स्ट फेज में, अभी सेकंड फेज में जैसे ही फर्स्ट फेज में मतदान का प्रतिशत लो आया, कम आया, तो ये उदासीन चुनाव, आक्रामक चुनाव देखने को मिल गया और तू मैं पर भी उतर आया। राहुल गांधी ने अभी प्रधानमंत्री के लिए जो बयान दिया था वो तू मैं वाला लग रहा था, तो कितना शोभनीय है इस पर भी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा रही है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस कभी भी अपनी गरिमा को नहीं गिरा सकती। उनके लिए आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बार बार मोदी जी से मिलने का समय मांग रहे हैं ताकि घोषणा पत्र के बारे में बात कर सके, क्योंकि बीजेपी कभी कहती है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। तमाम तरह के जो झूठे आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे हैं उसका जवाब हम आमने सामने बैठकर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश में महंगाई के मुद्दे पर बात हो, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो, विदेशी खर्च के मुद्दे पर बात हो, इस देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की बात हो, लेकिन माननीय मोदी जी ना हमें समय दे रहे हैं, ना इन मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते हैं।
वो तो केवल हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मोदी जी के राज में। लेकिन उनका कहना है जो आपने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें आपने माइनॉरिटी की बात करी, अल्पसंख्यक की बात करी, और 2006 में भी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यही बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका हक पहले है संसाधनों पर। तो यहाँ क्या गलत दिखता है आपको, ये बताएं पहले विजय जी। देखिए, उन्होंने जो कहा उसके कहने का अर्थ केवल इतना था कि एक परिवार में मान लीजिए 4 बच्चे हैं और उसमें से एक बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है और तो उस परिस्थिति में कहा गया है कि अगर 4 गिलास दूध है तो उस बच्चे को पहले दूध मिलना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है क्या उन 3 का दूध छीन कर एक को पिला देना चाहिए। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा तो ये था कि भी पहले उस कमजोर बच्चे को दूध पिलाओ, ये नहीं कहा था कि 3 का छीन कर उसको पिला दो। लेकिन मैनिफेस्टो में ये नहीं दिखाया गया कि आर्थिक स्थिति पर संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, धार्मिक पूरी तरीके से लग रहा था। रत्नाकर सिंह जी बताइए, कहां से मुस्लिमों का जिक्र कर दिया गया मैनिफेस्टो में? उन्होंने तो माइनॉरिटी का जिक्र किया है ना, आपको मुस्लिमों का कहां जिक्र लग गया? ये क्यों लड़ाई धार्मिकता पर आ गई, ध्रुवीकरण की लड़ाई क्यों देख रहे हैं आप एक नजरिए से आखिर इस मैनिफेस्टो को? देखिए अनुपमा जी, अभी हमारे जो विजय भाई हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की बात मनमोहन सिंह ने किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात किया। हाँ। कहा था कि देश में संपत्तियों पे अधिकार जो है सबसे पहले अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, लेकिन इनके लिए, कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है मुसलमान। और ये किस तरह से होता है मैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मैनिफेस्टो में मुसलमान का जिक्र तो नहीं किया ना। मैं मैनिफेस्टो भी आता हूं, मैं अल्पसंख्यक वर्ड को जरा क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, अभी सीए जो हमने लागू किया है, सीए में क्या है कि जब हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं जो दूसरे देशों में मुस्लिम कंट्रीज में हैं, उनको सिटीजनशिप देने की बात हम करते हैं तो ये उसका विरोध करते हैं, जिसमें जैन भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है, वो उसका विरोध करते हैं। इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। हमने मुसलमानों को क्यों नहीं सीए का जो है वरीयता दी, उसमें नाम क्यों नहीं डाला? तो ये इनकी लड़ाई है, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, क्योंकि ये आज भी मांग करते हैं कि धर्म आधारित जो है रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, कवायद करते हैं। और कर्नाटक में भी इन्होंने 4% धर्म आधारित रिजर्वेशन जो देने की बात की, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमानों को देने की बात की। तो ये तो साफ जग जाहिर है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति ही करते हैं। अब रही बात घोषणा पत्र की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा अनुपमा जी कि घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट तौर से इन्होंने लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे मतलब कि 83% हिंदू भाई जो इस देश में रहते हैं उनके अधिकारों को खत्म करने की ये बात करते हैं, और अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाने की बात कहते हैं, उनको अनुदान देने की बात कहते हैं। तो ये मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है आज, सिर्फ और सिर्फ एक समाज। ठीक है, देखते हैं रत्नाकर सिंह कहां पर ये कौन सी जाति जो आप लोग उठा रहे हैं, धार्मिक मुद्दे उठा रहे हैं, जरा जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ पूजा शर्मा काफी धूप में खड़ी हुई है, जायजा ले लेते हैं कितने प्रतिशत वोट हुआ है। बताएं पूजा शर्मा, कितनी रफ्तार से वोटिंग हो रही है अभी तक, कितनी प्रतिशत में वोट हुआ है, जनता के मूड के बारे में कुछ बताएं पूजा। बिल्कुल, देखिए अनुपमा, इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 15 गौतम बुद्ध नगर में है, और अगर मैं परसेंटेज का जिक्र करूं तो यहाँ पर फिलहाल 10 बजे तक का जो परसेंटेज था वो करीब 15% रहा है। पता नहीं क्यों पहले चरण में जैसे हमने तस्वीरें देखी थी थोड़ा उदासीन रहा था, इस चरण में भी यानी कि दूसरे चरण में भी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पे आज मतदान हो रहा है, और आज भी यही कहीं ना कहीं तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कारण बहुत सारे हो रहे हैं कि लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, एक लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है तो लोग छुट्टी लेके पहाड़ों पर निकल गए हैं, या फिर गर्मी। ये 3 से 4 ऐसी रीजन है जो कि लोग, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे, लोग बता रहे थे कि ये रीजन हो सकते हैं। धूप, गर्मी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए
सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग होने वाली है, लेकिन 7 से लेकर 9 बजे तक फिर भी हम देख रहे थे बूथ केंद्रों पर, क्योंकि मैं खुद अलग अलग बूथ केंद्रों पर गई हूं अनुपमा, और मैं वहां के मतदाताओं को देख रही थी, मैं उनसे बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि हम सबसे पहले 7 बजे जो भीड़ दिख रही थी वो अब 10 बजे नहीं दिख पा रही है। 7 बजे सुबह ही लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, व्यायाम करने के लिए निकलते हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं, तो लोग उसके साथ साथ अपना पत्र लेकर आए थे और उसी के साथ में वो वोट भी करते हुए निकल जा रहे थे। बिल्कुल देखिए, आप इतनी गर्मी में निकल गई, ये उत्साही है लोकतंत्र का महापर्व को लेकर, क्योंकि आप भी इतनी गर्मी में निकली हुई हैं। फिलहाल आपने गर्मी की बात करी, तो क्या एडवाइजरी जारी की गई है जनता के लिए इस गर्मी को लेकर, ये भी बता दे पूजा। बिल्कुल, देखिए अनुपमा, शामियान और पानी की व्यवस्थाओं की यहाँ पर लगातार मीटिंग्स में बातचीत हो रही थी, लेकिन हकीकत अगर मैं बताऊं आपको तो मैं इस वक्त सेक्टर 15 के स्पॉश एरिया में मौजूद हूं, जहां पर मुझे तो अभी तक कोई ऐसा कैंटर या पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखी है, क्योंकि देखिए सेक्टर 15 का ये पॉश एरिया है, सारे वीआईपीज यहाँ पर रहते हैं, सब अपने अपने पर्सनल व्हीकल से वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। शामियान की भी बात कही गई थी कि एक ऐसा एक टेंट बना दिया जाएगा जहां पर अगर मतदाताओं को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो उनको वहां पर बैठा दिया जाएगा और वहां पे पानी की मतलब व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से है, लेकिन मतदान नहीं हो रहे हैं, मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं अपने घरों से। कारण क्या है? कारण हम जान लेते हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं रत्नाकर जी और विजय जी। रत्नाकर जी, पहले आपसे, क्या कारण पिछले फेज से भी कम वोटिंग देखी जा रही है, ऐसा बता रही है पूजा जी हमारी? कारण देखिए अनुपमा जी, हमारे वोटर जो है वो निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए वोटिंग बूथ तक जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उदासीनता जो दिख रही है वो इंडी गठबंधन की तरफ से दिख रही है। इनके वोटर जो है ये समझ चुके हैं कि आज जो है इनका कुछ होने वाला नहीं है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 400 पार के जो है करीब पहुंचने वाली है, एनडीए गठबंधन 400 पार के करीब पहुंचने वाला है। इसलिए उदासीनता जो है इंडी गठबंधन के वोटर जो है, कोर वोटर, वो नहीं निकल पा रहे हैं और इनके तमाम नेता वो नाकामयाब हो चुके हैं आज अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में। ठीक है, विजय जी से भी कारण जानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं लोकसभा